जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं जेपीएससी टेस्ट सीरीज़ में आज अगली सीरीज़ की ओर और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की ओर। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को। ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आज हम बात करेंगे और इससे पहले हमने हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस देख चुके थे। फिर आगे इसी तरह से चैप्टर वाइज हम क्या है कि लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा, तो आप सभी अंत तक बने रहेंगे और काफ़ी अच्छा सवाल इसमें लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों को और एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर और आज का पहला सवाल है कि प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। आपको यहाँ पे बताना कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है वो किस द्वीप का अंग था। पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के अलग अलग कई सारे नाम आपको देखने को मिलता है। उसमें से आपको एक चीज़ देखने को मिलता है जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीपे यानी जम्बू द्वीप का ये भारत भाग है। साथ ही साथ नाम अगर पूछा जाए, भारत के कुल नामों में अगर पूछा जाए तो कई सारे आपको नाम देखने को मिलता है। एक एक करके उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त। फिर उसके बाद याद रखना है भारतवर्ष, भारतवर्ष। फिर उसके बाद जम्बू द्वीप से, जम्बू द्वीप का ये भाग रहा है इसलिए जम्बू द्वीप भी याद रखना है। फिर भारत खंड, कई जगह पे आपको भारत खंड मिलता है, भारत खंड। उसके अलावा अगर बात करें तो ये सभी नाम तो आप सभी को पता ही होगा। इंडिया हो गया, भारत तो हमने लिख दिया। फिर आपको हिंदुस्तान कई जगह पे देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है वो कई अलग अलग नाम आपको देखने को मिलता है। आर्यावर्त, भारतवर्ष, भारत खंड, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये अलग अलग समय पर और अलग अलग लोगों के द्वारा ये पुकारा हुआ नाम है और दिया हुआ नाम है। कई लोगों यहाँ से कई बार आपको सवाल भी बनता है कि सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहकर संबोधित किया था। तो इस तरह के भी सवाल आपसे बनता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि भारत जो है वो किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि भारत का अगर बात करें, इंडिया का सबसे पहले नाम अगर बात करें तो ये सबसे पहले जो शुरुआत इसके लिए शब्द का प्रयोग जो किया था वो है ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में इसका सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक भाषा में किया गया था। हालांकि बाद में कई सारे फारसी में कई सारे अलग अलग ग्रंथ भी लिखे गए, कई सारे ग्रंथों को अनुवाद भी किया गया है फारसी में। जैसे महाभारत को आपने देखा होगा, महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया था तो उसका नाम रज्मनामा रखा गया था, रज्मनामा। तो इस तरह के कई सारे अलग अलग वैदिक ग्रंथ या कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य या उपनिषद हो। जैसे एक आपने पढ़ा होगा कि उपनिषद का जो दारा सिकोह ने ये फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम जो था वो सिर-ए-अकबर था, सिर-ए-अकबर। इसके बारे में कल हमने क्लास में हमने बात किया था, सिर-ए-अकबर। तो क्या है कि फारसी भाषा में भी कई सारे ग्रंथों का अलग अलग कह सकते हैं कि शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है, तो ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, आपको इसके बारे में आपको बताना है। इसके पहले आपको थोड़ा सा क्या है कि मैप की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक आपके पास मैप नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से इंडिया की मैप की, अगर इस तरह से थोड़ा सा एग्जैक्ट सही नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा आप ये इसको मैनेज करके चलें
तो इसमें क्या है कि जब भी आप ये करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको सवाल पूछा जाता है कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, या तो दक्षिणी सीमा पूछ सकता है, या तो दक्षिणी सीमा पूछ सकता है, या तो फिर आपको या तो फिर दक्षिणी सीमा, या तो फिर उत्तरी सीमा पूछता है, या तो फिर पूर्वी सीमा, या तो फिर पश्चिमी सीमा। इस तरह से आपको जो है वो 4 सवाल यहाँ से बनते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये 4 से 5 सवाल आपके बनते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर भारत की उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री और 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। और उत्तरोत्तम बिंदु अगर भारत की बात करें, जो कोई अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो भारत का जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे केप कैमोरिन कहा जाता है, या आप सभी को पता है कन्याकुमारी जो है या केप कैमोरिन, ये भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि भारत की उत्तरी बिंदु जो है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। फिर अगर बात करें भारत की पूर्वोत्तम बिंदु की तो याद रखेंगे भारत की पूर्वोत्तम बिंदु जो है ये कितना है, तो भारत की पूर्वोत्तम बिंदु जो है और पश्चिमतम बिंदु, ये दोनों की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 25, कई जगह पे आपको 25 मिलेगा, 25 ही ले लीजिए, 68 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 97 डिग्री समथिंग लगभग है। तो ये आपको क्या कि ये सभी याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे पश्चिमतम बिंदु अगर पूछा जाता है तो इसे गौर माता या गौहर माता भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे, जो कि सरक्रिक गुजरात के पास है। जबकि सबसे पूर्वोत्तम बिंदु इसे वालांगू या किविथू के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु माना जाता है। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु वालांगू या किविथू, भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु तो ये जो होता है इसे कहा जाता है सरक्रिक या तो फिर गौहर माता के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे एक द्वीप है अंडमान निकोबार के सबसे निचला जो बिंदु है वहीं पे अवस्थित है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहीं पर अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। तो अगर इस तरह से सवाल यहाँ से पूछा जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका मुख्य भूमि का पूछा गया है, तो मुख्य भूमि का हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, इसमें आज का अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये आपको बताना है कि भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर इंडिया के मैप की बात करें तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे क्या कि यहाँ से एक इस तरह से लाइन गुजरी हुई है, इस तरह से एक लाइन गुजरा हुआ है, जो कि अगर बात करें इस तरह से अगर लाइन की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन है जिसे हम मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीनविच के से लेकर के इसको माना गया है। मुख्य रूप से जो माना गया है वो ग्रीनविच से लेकर के ही माना गया है, जैसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर कोई पूछा जाए इसका एग्जैक्ट देशांतर अगर पूछा जाए तो इसका जो होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका जो है वो सही आंसर होगा। अब आपको कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरने का अगर कोई पूछा जाए कि वो कौन कौन से स्टेट है, तो स्टेट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश यूपी, एमपी, एपी, इस तरह से आप याद रखें, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 तो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको याद रखना है एक छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। तो इस तरह से आपको 5 स्टेट याद होने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे चलते हैं और भारत में अगर बात करें तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये होकर के गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर एक जगह है नैनी, वहाँ से होकर के ये रेखा जो है वो गुजरती है इलाहाबाद से। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो अवस्थित है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे अवस्थित है, तो इलाहाबाद के समीप अवस्थित है। इलाहाबाद के समीप अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का कितना अंतर है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का अंतर जो है वो कितना देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल से वीडियो पहले बना चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे डिटेल से आपको सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का कितना अंतर है या दोनों में कितना अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंस कितना देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का आपको ग्रीनविच जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पे है जिसको हम ग्रीनविच रेखा या तो कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और भारत कुछ यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से जो 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलता है, इन दोनों के बीच में जो गैप मिलता है, ये लगभग 5.5 घंटे का गैप देखने को मिलता है। यही कारण है कि आपको भारत में भी अगर देखा जाए तो टाइमिंग जो है वो 1-2 घंटे आगे पीछे चलता है। अगर आप झारखंड स्टेट में हैं और अगर आप कंपेयर करेंगे, मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश या तो फिर महाराष्ट्र में या तो फिर गुजरात में, तो वहाँ के टाइम से थोड़ा सा आपको अलग अलग टाइम डिफरेंस मिलता है देखने को। आधा घंटे, 1 घंटे का डिफरेंस आपको, 2 घंटे का डिफरेंस, इस तरह से कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कि अगर कहीं पूरे अगर देखा जाए अदर कंट्री से अगर देखा जाए, तो वहाँ पे भी आपको कई सारे टाइम जो है वो अलग अलग टाइम देखने को मिलता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो माना गया है, जो कि सभी देशों ने मिल करके जो माना है, वो ग्रीनविच रेखा को ही माना है मुख्य रूप से मेन टाइम है, और यहीं से जो है वो इसकी शुरुआत होती है और इसी को जो वो इनिशियल पॉइंट मान करके और इसे शुरू किया गया है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो आपको बताना है कि भारत के दक्षिणी भाग से जो भूमध्य रेखा की दूरी है वो कितनी है। सपोज दैट अगर कहीं बात करें कुछ इस तरह से, अगर हम बात करें भारत की कुछ इस तरह से, अगर कहीं दक्षिण तट की अगर बात करें, कुछ इस तरह से बात करें, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये दक्षिणतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का और दूर का दक्षिणी भाग, और यहाँ पे कुछ नीचे जो है वो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरा हुआ है, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप लगभग कितना होता है, तो ये दोनों गैप जो होता है लगभग 876 किलोमीटर होता है, 876 किलोमीटर। तो यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो कितनी है, तो 876 किलोमीटर इस दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 876 किलोमीटर। अगला सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, अब यहाँ से सवाल जो वो 3 टाइप से सवाल आपसे बनता है। सबसे पहले अगर कुल लंबाई की अगर बात करें, तो 15,200 किलोमीटर होता है। अगर कुल लंबाई की बात करें, कुल सीमाओं की अगर बात करें, अगर मुख्य भूमि की लंबाई अगर बात करें या स्थलीय सीमा की बात करें, तो स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो 15,200 कुल टोटल हो जाएगा, यानी 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थलीय सीमा लगता है, जो कि लगभग 17 राज्यों से कह सकते हैं कि 17 राज्य है जो कि इसमें सीमा बनती है, और अलग अलग देशों से अपनी सीमा जो है वो साझा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से द्वीपों की कह सकते हैं कि द्वीपों की लंबाई, कुल द्वीपों की लंबाई, या तो कह सकते हैं कि सिर्फ तटों की लंबाई, यहाँ से भी सवाल आपसे बनता है।
तो अगर सिर्फ तटों की लंबाई अगर पूछा जाए, सिर्फ तटों की लंबाई अगर पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर होता है। सिर्फ तटों की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर बोले कि उसमें द्वीप भी जोड़ दिया जाए, अगर उसमें द्वीप भी जोड़ दिया जाए तो ये लगभग होता है 75.16 किलोमीटर होता है, अगर इसको द्वीपों को भी अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो। लेकिन सिर्फ तटीय लंबाई अगर पूछा जाए, सिर्फ तटीय लंबाई अगर पूछा जाए कि सिर्फ तटीय लंबाई कितना है तो 6100 यानी 6100 किलोमीटर लगभग है। वही अगर बात करें कुल स्थलीय सीमा की तो वह 15200 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कुल स्थलीय, तो स्थलीय अगर पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15200 किलोमीटर। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे क्या कि अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए, अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए उसके बाद जो लंबाई अगर पूछा जाए तो उसके बाद लंबाई जो होता है वो 7516.5 किलोमीटर होता है इसकी बात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7516.5। आगे चलते इसमें, और सिर्फ द्वीपों की अगर पूछा जाता कि सिर्फ द्वीपों की लंबाई या तटीय लंबाई अगर पूछा जाता, सिर्फ तटीय लंबाई, तो सिर्फ तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर होता है, सिर्फ तटीय सीमा। आगे चलते हैं, और सिर्फ तटीय सीमा जो लगता है वो कुल भारत के 9 राज्यों से तटीय सीमा जो है वो लगती है। आगे अगर बात करें, अगले अगर सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है भारत की, अगर इस तरह से अगर बात करें, इस तरह की अगर बात करें, इस तरह की अगर बात करें तो यहाँ से अगर कि इसकी अगर कहीं कोई इस तरह से अगर कहीं बात करें, यहाँ पे अगर कहीं इसकी सीमा देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण ये सीमा जो है, ये सीमा जो है ये आपको लगभग कितना मिलता है, तो ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है वो ये उत्तर से दक्षिण की सीमा है। जबकि अगर बात करें इसकी कुल लंबाई तो ये हो जाएगा 2933, ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो आपको याद रखने, उत्तर से दक्षिण ये लंबाई ये ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 2933 है। तो ये दोनों लंबाई भी आपसे कई बार सवाल जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3214 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो इससे पहले अभी हमने बात किया 2933 जो है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसका सही आंसर होगा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत की तटरेखा की लंबाई अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6100 किलोमीटर जो है वो भारत की तटरेखा की लंबाई कुल है। अगला सवाल है, इसमें भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42। सबसे पहले तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात करें सबसे पहले तो क्षेत्रफल अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करें, भारत का स्थान अगर पूछा जाए कि विश्व में कौन सा स्थान है तो इसमें आता है 7वें स्थान पर। 7वें स्थान पर जो है वो भारत आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर आता है भारत। और कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर जिसे हम कहते हैं, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसकी कुल क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये लगभग 2.42 लगभग होता है। स्थान अगर बात करें भारत की तो सबसे इसमें आता है जो भारत का स्थान आता है वो 7वें स्थान पर आता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और इसको याद करने का एक तरीका है जो कि आप आसानी से याद रख लेंगे। इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से, रुक, चीन, अब, आया, भारत। इस तरह से आप क्या है कि याद रखेंगे तो आसानी से याद रखेंगे। रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, फिर चीन तो आपको याद ही है चीन, आ से हो गया अमेरिका, आ से हो गया आपका अमेरिका, फिर है ब्राज़ील, फिर उसके बाद आएगा ब्राज़ील, फिर उसके बाद
आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आ जाएगा वो आपका आता है भारत। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं इन सभी के अगर कहीं क्षेत्रफल के पूछा जाए तो इस तरह से आपको याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद भारत का स्थान आता है 7वें स्थान पर। तो याद रखना है सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो भारत जो वो 7वें स्थान पर आता है। तो इसको याद रखना है, रुक, चीन, अब आया भारत। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन सभी को आसानी से आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से लगभग 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि एक जगह समतल जैसा है, ये तो समतल है नहीं, ये कहीं ना कहीं कई जगह ऐसे हैं जो कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कहीं पे क्या कि थोड़े छोटे चोटियां हैं, कई जगह पे थोड़े मैदानी क्षेत्र हैं, कई जगह पठारी क्षेत्र हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो है वो यहाँ पे सवाल जो है आपसे पूछा जाता है कि अगर बात करें कि सबसे ऊंचा यानी 2135 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो वो कितना प्रतिशत लगभग भारत में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लगभग 10.5% या 10.7%, यानी 10.7% जो है वो लगभग 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के अंतर्गत या पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे इसमें अगर बात करें, आगे इसमें देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ से पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार अगर बात करें भारत में कुल कितना है तो ये लगभग आपको 29% यानी 29.3% जो है वो लगभग देखने को मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो पर्वत और पहाड़ियों को जोड़ दिया जाए तो उसमें कुल क्षेत्रफल जो देखने को मिलता है, कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें, कुल प्रतिशत की अगर बात करें भारत में तो ये लगभग आपको 29.3% आपको देखने को मिलता है। जबकि सबसे ऊंचे पठारी क्षेत्र यानी 2135 मीटर से ऊंचे पठारी क्षेत्र जो देखने को मिलता है पर्वत पठारी क्षेत्र, ये लगभग कितना था तो 10.7% था, 10.7% था। जबकि अगर बात करें पर्वत और पहाड़ियों का तो वो लगभग 29.3% है। एक और यहाँ से बनता है सवाल कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। अब यहाँ पे पठारी क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि पठारी क्षेत्र की अगर बात करें, पठारी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके कुल अगर बात करें कि कुल प्रतिशत कितना हिस्सा है संपूर्ण भारत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लगभग 27.7%। 27.7% जो है वो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो लगभग 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार जो है वो भारत में पाया जाता है। आपको थार का मरुस्थल पता होगा, और भी कई सारे मरुस्थल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कई सारे पर्वत चोटियाँ देखने को मिलता है, कई सारे महत्वपूर्ण पठार देखने को मिलता है। वो सभी पठारों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब हम भारत की पठार पढ़ेंगे, या जब हम भारत की भौतिक जानकारियाँ पढ़ेंगे या भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी क्या है कि जो सिंपल यहाँ के जो इंडिया के जितने भी मैप से सवाल बन सकते हैं, या तो यहाँ के अगल पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से बात करें, या तो और भी जो प्रमुख सवाल बनते हैं वहाँ से हम आज बात करने वाले हैं। इसके बाद अगला जो हम बात करेंगे वो उन सभी चीज़ों के बारे में ही हम बात करेंगे, पर्वत पठार, उसके बाद फिर आगे चल करके नदी जलप्रपात, ये सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद खनिज हो गया, और भी जितने भी सवाल बनते हैं एक एक करके हम टॉपिक वाइज हम करते चलेंगे। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब मैदान का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लगभग 43%। लगभग 43% जो है आपको भारत में मैदानों का विस्तार देखने को मिलता है। अब मैदानों का विस्तार अगर सबसे विशाल मैदान अगर देखा जाए तो गंगा का जो विशाल मैदान है जो आप देख सकते हैं, जैसे आपको उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे वो कह सकते हैं कि एक लंबा क्षेत्र देखने को मिलता है। ये लंबा विशाल मैदान हमको देखने को मिलता है भारत में। तो टोटल अगर मैदानी क्षेत्र का अगर पूछा जाए तो लगभग 43% इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2135 या ऊंचे पर्वत चोटियों की अगर बात करें तो उसमें कुल प्रतिशत कितना है, तो 10.7% है, 10.7% है।
10.7% है। फिर उसके बाद हम अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतों और कुछ ऐसे पठारों की अगर बात करें, लेकिन वहाँ पे पहले क्या था कि हाँ, पर्वत पठारों की अगर बात करें तो वहाँ पे एक हमने देखा था 26.3%। पठारों की अगर बात करें तो 27.7% हमने देखा। उसके बाद अगर बात करें मैदानों की तो ये लगभग 43% आपको देखने को मिलता है। इस तरह से आप सभी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है और यहाँ से भी आपको 2 से 3 सवाल यहाँ से भी बनते हैं। ये तीनों प्रश्न हमने इसलिए एक साथ लिया है ताकि समझने में हमको आसानी हो। और यहाँ से अभी आपको सवाल जो वो डेफिनेटली एक सवाल यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि टेरिटोरियल वाटर यानी प्रादेशिक जल सीमा, फिर है संलग्न क्षेत्र जो कि जिसको हम कंटेजियस जोन कहते हैं, जबकि तीसरा है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एक एक करके अगर बात करेंगे, एक एक करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर में ये है क्या। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इस तरह से कुल समझें कि भारत में दक्षिण भारत की अगर सीमाओं की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से अगर की सीमाओं की बात करें दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं ये तटीय पूरा क्षेत्र है, ये समुद्री सीमा लगने वाला क्षेत्र है, ये भारत का दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्री क्षेत्र की अगर यहाँ से ये पूरा अगर इतना ले लिया जाए, सपोज दैट यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको, ये अगर इतना ले लिया जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर की बात करें, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें कि कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की हम टोटल अगर बात करें तो ये लगभग कितना क्षेत्र देखने को मिलता है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर एक आपको और सीमा देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, दूसरा आपको जो मिलेगा वो इस तरह से मिलता है, और तीसरा एक और आपको सीमा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दूरी तक ये सीमित होता है। अब इसका महत्व क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर यहाँ से ये आपसे दूरी के अनुसार से आपसे सवाल बनता है कि दूरी के हिसाब से कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक कहाँ क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र होता है, ये भारत के पूर्ण तरह से इसमें सभी गतिविधियों पर छूट होता है। ये सभी चीज़ यहाँ पे दोहन कर सकता है, यानी कोई भी खनिज हो गया और भी कई सारे महत्वपूर्ण जो भी है, इस पर अधिकार जो होता है वो पूर्ण रूप से भारत का अधिकार ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसको सबसे पहले आप देख सकते हैं। उसके बाद इससे पहले हमने बात किया था तीनों क्षेत्र के बारे में। फिर दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ गतिविधियों की छूट होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसे होते हैं जो कि प्रतिबंध इसमें लगा होता है। फिर यहाँ पे तीसरे में है क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो छूट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे सीमित संसाधन है जो कि यहाँ पे करने की जो है वो छूट होती है भारत को। तो ये अलग अलग क्षेत्र जो है वो समुद्री सीमा है। जैसे समुद्रों में अधिकार जो होता है वो किस तरह से अधिकार होता है, तो ये सीमित क्षेत्रों तक ही अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि भारत की यहाँ पे तटीय रेखा इधर पूरा समुद्र है तो हम यहाँ तक आ जाएंगे, हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी भी सीमा जो है वो एक सीमित क्षेत्र तक है। वहीं तक हम अपना जो है वो कुछ भी दोहन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे सवाल जो है वो एक एक करके बना हुआ है। सबसे पहला है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा, जिसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, तो इसका जो सीमा क्षेत्र देखने को मिलता है वो लगभग 12 मील मिलता है। 12 मील जो इसकी सबसे पहला हमने बात किया था, जैसे सबसे पहले दक्षिण भारत का ये सबसे पहला जो हमने बात किया था, ये लगभग 12 मील होता है। ये 12 मील होता है। इसमें जो वो लगभग सभी गतिविधि जो होता है वो भारत कर सकता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर। दूसरा आता है इसमें भारत का संलग्न क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं कंटीजियस जोन। प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक होता है, तो इसकी अगर बात करें तो इसका टोटल जो होता है वो 24 मील होता है। पहला हमने देखा था प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर का 12 मील। दूसरा हमने बात किया संलग्न क्षेत्र यानी कंटीजियस जोन का, तो ये होता है 24 मील। जबकि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इसका जो कुल होता है वो होता है लगभग 200 मील के बराबर। 200 मील तक ये कह सकते हैं कि भारत का अधिकार होता है 200 मील तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
तो इस तरह से तीनों आपको याद रखना है, चाहे प्रादेशिक जल सीमा पूछे, चाहे संलग्न क्षेत्र पूछे, या एकांतिक आर्थिक क्षेत्र बोले, यानी टेरिटोरियल वाटर या कंटेजियस जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे कुछ क्या है कि आर्थिक आधारों पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे छूट होता है, जिसका उपयोग जो है वो भारत कर सकता है। और भी कई सारे लगभग देशों के साथ, सभी देश के साथ इस तरह से जहाँ पे समुद्री सीमा देखने को मिलता है जिस देश के साथ, तो वहाँ पे इस तरह की छूट जो वो देखने को मिलता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर अवस्थित हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे अवस्थित हैं। तो भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र जो है, दक्षिण तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे कुल ऐसे 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के दक्षिण राज्य की या तटीय सीमा जो है वो लगती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वो कौन कौन से जो है वो राज्य हैं। तो चलिए एक एक करके हम राज्यों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की बात अगर बात करें महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा के बाद आता है आपका कर्नाटक के बाद है केरल के बाद अगर बात करें तो तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश के बाद अगर बात करें तो ओडिशा, उसके बाद है वेस्ट बंगाल। इस तरह से आपको याद रखने हैं, 9 राज्यों को आपको याद रखने हैं। गोवा, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये आपको 9 राज्य याद रखने हैं जो कि राज्य के समुद्र के किनारे अवस्थित हैं और जो कि समुद्री सीमा जो है वो लगता है। इसमें से अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य का लगता है, तो गुजरात का जो है वो सबसे लंबी तटीय सीमा लगता है, जबकि गोवा के साथ जो वो सबसे छोटी सीमा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोवा राज्य ही छोटा राज्य है, जिसके कारण से इसकी तटीय सीमा जो है वो काफ़ी छोटा लगता है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो अभी हमने बात किया गुजरात जो वो सबसे लंबी तटरेखा वाला है, जबकि गोवा जो है ये सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये समझना कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको सबसे पहले याद रखना कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि भारत के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी रेखा है जो कि भारत के ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक मध्य से गुजरती है, तो वो कर्क रेखा है। इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कर्क रेखा की अगर बात करें तो 8 राज्य आपको याद रखने हैं। हालांकि इसको याद करने के लिए कई लोगों ने अलग अलग ट्रिक बनाया है, लेकिन ट्रिक या ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग आप जैसे मित्र पर गमछा झार या तो और भी कई सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के जो है वो ट्रिक बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप 2-3 बार इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आता है गुजरात के बाद आता है राजस्थान के बाद आता है MP यानी मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड के बाद अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के बाद आपका आता है त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का 2 राज्य आपको याद रखना है, एक तो त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम, TM। उस तरह से और उल्टा बहुत बार लोगों ने याद रखा है, मित्र पर गमछा झाड़, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, मित्र पर यहाँ से इस तरह से कई लोगों ने याद रखा है अलग अलग टाइप से। तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, गमछा झा से हो गया झारखंड और इस तरह से भी क्या है कि अलग अलग लोगों ने याद रखा है। तो उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, या तो अगर कहीं आपको डायरेक्टली याद होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरती है। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण से ये कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। साथ ही साथ एक ऑप्शन में आपको बिहार भी बहुत जगह देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर झारखंड है तो झारखंड के ठीक ऊपर में बिहार है, इसलिए जो है वो बिहार से भी कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो कई बार ऑप्शन में आपको या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा या तो फिर आपको बिहार देखने को मिलता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं।
आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कर्क रेखा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला सवाल है इसमें से कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब इसमें से बताना है वो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो हमने बात किया था, गुजरात की बात की थी, राजस्थान की बात किया, पश्चिम बंगाल की बात की, लेकिन उड़ीसा वहाँ पे नहीं आया था। तो याद रखना है उड़ीसा जो है वो कर्क रेखा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन में आपको 3 से 4 राज्य देखने को मिलेगा जब इस तरह के सवाल बनेंगे। या तो आपको यूपी देगा ऑप्शन में, या तो फिर आपको बिहार ऑप्शन में मिलेगा, या तो फिर ऑप्शन में आपको उड़ीसा मिलेगा। इस तरह के 3 से 4 सवाल आपको 3 से 4 ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है वो करीब स्टेट है और शायद लगता है कि ये स्टेट जो होगा वो ज़रूर लगता होगा सीमा, लेकिन याद रखना है ये सब में नहीं लगता है। तो ये सभी साथ ही साथ आपको कई जगह पे महाराष्ट्र भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। कई जगह पे आपको महाराष्ट्र भी ऑप्शन में मिलेगा कि महाराष्ट्र भी जो है वो लगता है या नहीं लगता है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र भी जो है वो ये भी नहीं लगता है कर्क रेखा से अपनी सीमा। तो इस तरह से आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं, बिहार से भी नहीं, तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या दक्षिणतम बिंदु जो है वो किस नाम से जाना जाता है? और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि मुख्य भूमि की। तो जब भी मुख्य भूमि की अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है केप केमोरिन। केप केमोरिन जो कि आपको पता होगा केप केमोरिन ये कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका अवस्थित है। जबकि मुख्य भूमि या सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थल कौन है, तो याद रखना कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, जो कि ग्रेट निकोबार अवस्थित है वहीं पर अवस्थित है। अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट ये तीनों नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट को कई बार लोगों सवाल यहाँ से भी बनता है कि इनमें से इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, और इस तरह से तीनों सवाल आपसे दे देता है, तीनों ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन इस तरह से तीनों मिले तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी आंसर होगा। उसके अलावा याद रखना कि निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। चलिए आपको बताना इसका आंसर आपको कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम अवस्थित है, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। आप सभी को थोड़ा सा हम हिंट कर देंगे इस सवाल को लेकर के। तो याद रखना अगर कि भारत की अगर इस तरह से दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा के दक्षिणतम यहाँ पे और ठीक नीचे इसका भूमध्य रेखा है, तो इसके दक्षिणतम या इसके सबसे समीप जो होगा वो कौन होगा, निकट में कौन होगा। तो ये आपको बताना है कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आगे भी ले करके आते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।